रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आज हम खत्म करेंगे, जो कि एक ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजों को समझेंगे भी और याद भी करेंगे मेमोरी टेक्निक्स के जरिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, हाउ ऑडिटर कैन वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टीज, यानी पता कैसे चलेगा कि ये रिलेटेड पार्टीज है। तो इसका मेमोरी टेक्निक समझ लो, LIIIS। सर कैसे पता चलेगा? देखो आपने क्या करना है, एंटिटी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी है L, फिर I क्या है ना, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखने, फिर IT रिटर्न देखने, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी और शेयर होल्डर रजिस्टर। तो LIIIS, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि जो उनके बड़े साहब होंगे ना, फॉर एग्जांपल बैंक की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, RBI, तो उनकी बात चल रही है, ठीक है सर। तो ये LIIIS से आपको याद रखना है कि कैसे आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर पाओगे रिलेटेड पार्टीज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताओ। सर इसका मेमोरी टेक्निक क्या है ना, SCSTT, सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया। देखो सर सबके स्टार्टिंग लेटर से मैंने लिया है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर एस बोले तो सेल एंड रीपर्चेज, यानी मैं क्या कर रहा हूं ना, रिलेटेड पार्टी को कोई एसेट बेच रहा हूं और उससे वापस से रीपर्चेज कर ले रहा हूं टैक्स बेनिफिट के लिए। फिर मैं सेल कर रहा हूं लार्ज डिस्काउंट के साथ उनको, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना डिस्काउंट देता नहीं हूं। फिर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं विदाउट कंसीडरेशन, मान लो लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस, यानी मान लो मैंने कोई प्रीमाइस भाड़े पे दे दिया लेकिन उनसे पैसा ही नहीं लिया। फिर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं ऑफशोर एंटिटीज के साथ जिधर वीक कॉर्पोरेट लॉ है, तो मैं मेरा ब्लैक मनी छुपाने के लिए ऑफशोर एंटिटीज में पैसा डाल देता हूं। और कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरे कोई रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी को एक्वायर कर दिया, वैसी सारी बातें इसमें चल रही है। SCSTT मेमोरी टेक्निक से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी मैं कैसे रिकॉर्ड्स को, कागजात को रिव्यू करूंगा मेरे रिलेटेड पार्टी के। तो ऑडिटर को अलर्ट रहना है जब वो इंस्पेक्शन करेगा रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का, कि मैनेजमेंट ने उससे कुछ छुपाया तो नहीं है ना, वो उसको बताना है कि कोई ऐसा है क्या जो कि मैनेजमेंट ने प्रीवियसली उसको डिस्क्लोज नहीं किया, यानी मैनेजमेंट ने उसे छुपाया है। ऑडिटर को बॉम्ब इंस्पेक्ट करना है। सर बॉम्ब बोले तो एकदम बॉम्ब फटाका वाला क्या? मैंने बोला नहीं सर, बॉम्ब बोले तो बैंक, लीगल और थर्ड पार्टी के कंफर्मेशन, अदर रिकॉर्ड्स और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। ये तीन चीज बॉम्ब मेरे साथ याद करो सर, बैंक, लीगल, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, अदर रिकॉर्ड्स और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। ऑडिटर को क्या करना है सर, इंस्पेक्ट करना है और आंसर नंबर 1 वापस से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, डीलिंग विद बायस्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सर बायस्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लेने के वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, जो प्राइस पे होना चाहिए उस पे नहीं है। तो ऐसे केस में ऑडिटर को इंस्पेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और ऑडिटर को क्या देखना है ना, कि बिजनेस रेशनल ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना, उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स तो नहीं है, क्योंकि जनरली जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो इंड एस फॉलो नहीं हुआ होगा, यानी कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, या तो असेट्स का गलत इस्तेमाल हुआ होगा, या तो फिर मिस एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि ऐसा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। फिर उसको देखना है कि टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। मैनेजमेंट हर ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन देता है, तो ऑडिटर को देखना है कि वो जो ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस थे और मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन है, वो आपस में मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, और जो अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर है वो इंड एस के हिसाब से किया गया है या नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से किया गया है या नहीं, ठीक है। अब समझ लो सर अगला पॉइंट क्या है, ऑडिटर जो है ना हमारा, वो ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस ये देखने के लिए कि डिस्क्लोजर और आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हुआ है। प्रॉपर यानी कि कैसे हुआ है सर, इंड एस के हिसाब से हुआ है, जो कि होना चाहिए, जिससे उसको फ्रॉड के बारे में पता चल जाए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बोले तो फ्रॉड के बारे में पता चल जाए। ऑडिटर को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो है ना, उसके लिए अलर्ट रहना है। मान लो कोई ट्रांजैक्शन 10 रुपए के होते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी से हुआ है तो 20 रुपए का हुआ है, तो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिटर को अवेयर रहना है। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगनी है, रिपोर्ट करना है उसको कि ये जो रिलेटेड पार्टी है ना, उसके कारण ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है और कुछ भी मिसलीडिंग नहीं जा रहा है, यानी उसको देखना है किसको सर, ऑडिटर को, कि इसके कारण ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाता हूं, ऑडिटर वांट्स टू बी श्योर ऑफ एडिक्वेसी ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, गाइड ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सोर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, यानी ऑडिटर को बताओ कि भैया रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। इसमें हमको आंसर 1 लिखना है। पहला आंसर है कौन सा सर, LIIIS वाला, और आंसर 2 लिखना है SCSTT वाला, ठीक है। तभी तो अपने को पता चलेगा रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में। तीसरा चौथा एक और बात है सर, तीसरा बात क्या है ना सर, अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे कि गारंटर गारंटी रिलेशनशिप, यानी मैं और मेरी कोई रिलेटेड पार्टी है, तो हम लोगों ने अगर गारंटर गारंटी रिलेशनशिप में एंटर किया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया होगा, उससे भी हमको रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। और चौथा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे तो भी आपको रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन 6, मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी आखिर होता क्या है? तो देखो रिलेटेड पार्टी एक तो वो होती है जो कि हमारे FR फ्रेमवर्क में लिखी गई होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोले तो इंड एस में लिखी गई होती है। और अगर तो उसमें नहीं लिखी गई हो ना, तो कौन से बंदे, देखो सर, पर्सन दैट इज कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि मेरी होल्डिंग कंपनी, इसको आसान भाषा में क्या बोलूंगा, मेरी होल्डिंग
होल्डिंग कंपनी मेरी रिलेटेड है, ठीक है। अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल। अब कॉमन कंट्रोल का क्या मतलब है ना, मेरी सिस्टर एंटिटी यानी ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों को कंट्रोल कर रखा है, तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड आपस में क्या रिलेटेड है, यानी कि कॉमन कंट्रोल वाली। और चौथा क्या है ना, देखो सर, नेशनल रीजनल लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें क्या है ना, बोल रहा हूं सुन लो, ये एक गवर्नमेंट है, मान लो ये मोदी सरकार है। अब मोदी सरकार ने ए लिमिटेड को भी होल्ड कर रखा है, बी लिमिटेड को भी होल्ड कर रखा है, तो ये ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किया होगा ना तो ही होगी। वही लिखा है, पार्टीज अंडर कॉमन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कर रखा है तो ही वो रिलेटेड है, ठीक है। सुन लो अगला सवाल, गवर्नमेंट कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड और ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, तो क्या डिस्क्लोजर की जरूरत है? मैंने बोला देखो सर, ऐसे तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, लेकिन तो भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? नेम ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग को किसने कंट्रोल कर रखा है, यानी हम मोदी सरकार के लोग हैं, हमारा आपस में क्या रिश्ता है, फिर नेचर क्या है ट्रांजैक्शन का, अमाउंट क्या है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंडिकेशन की ये ट्रांजैक्शन जो है ना कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट है लेकिन इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी इंडिविजुअली तो एक रुपए के ट्रांजैक्शन, लेकिन कलेक्टिवली ये सारे एक रुपए के ट्रांजैक्शन मिला के 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, तो कलेक्टिविटी ये मतलब कलेक्टिवली ये ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पूछा गया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मैंने लिए हैं पेरेंट कंपनी से जिसमें कोई रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है और इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को मैंने रीपे नहीं किया है, तो इसका डिस्क्लोजर आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंड AS 24 और AS 18 के हिसाब से। कारो 2020 में रिपोर्टिंग होगा और TCWG में भी, मतलब TCWG को हम रिपोर्ट करेंगे, बड़े साहब को हम रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया ना सर, रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं लिया और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे भी नहीं किया, यानी कि एक गड़बड़ घोटाले वाला रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन है, उस AS में भी हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्क्लोज करेंगे। कंप्यूटर मैंने रिसीव किए पेरेंट कंपनी से फ्री में, जो कि है 23,000 के, और कोई डिस्क्लोजर नहीं किया नोट्स में, सेम सर जो हमने पिछली बार में पढ़ा, TCWG को बोलेंगे कारो में लिखेंगे और हम इंड AS में AS में डिस्क्लोजर दे देंगे। अगला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ 3.25 लाख का, लेकिन उसका आर्म्स लेंथ प्राइस खाली 3 लाख था, ये भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, TCWG को बोल देंगे और कारो में रिपोर्ट कर देंगे। और CFO जो है ना, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, तो ये CFO इसमें गलत है, क्योंकि ये ऑडिटर के काम पे बंद, मतलब ये ऑडिटर के काम में टांग अड़ा रहा है, ये ऑडिटर के लिमिटेशन को, मतलब ये ऑडिटर के स्कोप को क्या कर रहा है सर, लिमिट कर रहा है, तो ये गलत है सर CFO के द्वारा ये कदम, और ये रिपोर्ट करेंगे TCWG को और कारो में रिपोर्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ऑडिटर जो है ना डिसाइड्स टू रिलाई अपॉन इंटरनल कंट्रोल्स फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी ऑडिटर क्या करना चाहता है, वो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना चाहता है। अब वो कंट्रोल टेस्ट कैसे करेगा, पहले उस पार्ट को समझो, फिर दूसरे पार्ट पे आता हूं। देखो सर, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी वही लिखा है कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। देखो सर, मेन क्या है ना, ऐसे 330 के हिसाब से ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है, जिसमें वो पता लगाता है कि रोमम कितना है और कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं इफेक्टिवली, यानी कंट्रोल्स कितने तगड़े हैं वो रोमम को मात देने के लिए। और क्या है ना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अकेले ही काम नहीं आएंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। पहली बात तो ये समझो सर, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन वाइज समझा रहा हूं। कंट्रोल कैसे टेस्ट करोगे, तो बस ऐसे 330 के सबसे ये 2 बात याद रखो, रोमम में देखूंगा और देखूंगा कि कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं इफेक्टिवली, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अकेले ही काफी नहीं है। अब दूसरा सवाल क्या है ना सर, इंटरिम पीरियड। देखो सर, गाइड करो ऑडिटर को वेदर ही कैन यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फॉर RPT इन इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड मान लो साल होता है ना अपना पूरा, तो 6 महीने अभी खत्म हुए, तो इंटरिम पीरियड में उसको जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए ना, वो उसको यूज कर सकता है नहीं कर सकता है। तो सर देखो उस पे क्या लिखा है ना, बाद बाकी, ये BB अपने को याद रखना है सर, बाद बाकी, B पहला बाद का है, दूसरा का है बाकी का, यानी कि ऑडिटर को क्या करना है ना, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस टू दोस कंट्रोल सब्सिक्वेंट टू इंटरिम पीरियड, यानी बाद में कुछ बदला क्या, तो पहले 6 महीने हो गए वो इंटरिम पीरियड था, अब उसके बाद में कुछ बदला क्या, ऑडिटर को ये देखना है। उसके बाद डिटरमाइन करना है एडिशनल ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन फॉर रिमेनिंग पीरियड, और वो बाकी का जो पीरियड है ना, उसमें जो चेंजेस हुए ना, उसका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है, बाकी बचे पीरियड का ऑडिट एविडेंस। तो बाद बाकी क्या सर, बाद में क्या देखना है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए या नहीं, और अगर हुए तो उसका एडिशनल ऑडिट एविडेंस मेरे को क्या करना है सर, ऑब्टेन करना है। तो इधर हमारा क्विक रिवीजन, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।